गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेड पार्टनर्स के मध्य यदि हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड पार्टनर्स क्या होता है। मान लो दो या दो से अधिक लोग जो हैं वह किसी बिजनेस को किसी पार्टनरशिप के तहत स्टार्ट करते हैं, रन करने की सोचते हैं। तो ये दो या दो से अधिक जो पार्टिसिपेंट्स होंगे किसी बिजनेस को रन करने के लिए, उन्हें कहा जाता है ट्रेड पार्टनर। अब ये दो प्रकार के ट्रेड पार्टनर्स होते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड पार्टनर्स और इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स। तो डोमेस्टिक ट्रेड पार्टनर्स मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही, है ना, इंडिया के अंदर ही अगर ये कोई एक बिज़नेस है ना, कोई बिज़नेस है और ये कोई दूसरा उसी बिज़नेस का कोई सब सिस्टम है ना, किस हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही कि दो बिजनेस बॉडी हैं, है ना, वो आपस में किसी मिल करके किसी बिजनेस को रन करते हैं, तो ये कहलाता है डोमेस्टिक ट्रेड पार्टनर्स। और इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स का अर्थ ये होता है, मान लो हमारा जो देश है, ठीक है, वो व्यापार करता है सपोज़ ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई ये जो है ना, ये दोनों मिल करके किसी ट्रेड को परफॉर्म करते हैं या कंडक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स। तो ये दोनों जो कंट्री हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स कहलाएंगे। मान लो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है, सपोज़ यहाँ से राइस, और मान लो ऑस्ट्रेलिया से वो शराब लेता है ना। तो ये एक प्रकार का ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो ये दो इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स कहलाएंगे। तो इंडिया के सबसे जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, जो 57.7% जो है हमें एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब चीज़ें भेजती हैं, और 34.3% जो है वो हमसे लेती हैं। चाइना है फिर सेकंड नंबर में, है ना, फिर यूएई है थर्ड नंबर का हमारा बिजनेस ट्रेडिंग पार्टनर, फिर सऊदी अरब है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है। ये टॉप 10 हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं हमारे इंडिया के, ये इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स हैं। अब समझते हैं कौन कौन से रिस्क, है ना। तो ट्रेड पार्टनर्स के मध्य यदि हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं तो वो कौन कौन से रिस्क आते हैं वो समझते हैं हम लोग। डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क, है ना, हम लोग ज़्यादा को डेटा को अगर ओपन करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो हमें कई तरीके से डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है उस ट्रेड पार्टनर्स को। तो एनहेंस्ड एक्सेस एंड शेयरिंग टिपिकली रिक्वायर्स ओपनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सो दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड शेयर्ड। तो भाई यदि दो ट्रेड पार्टनर्स हैं, है ना, उन्हें ट्रेडिंग करने हैं, तो भाई उनको करना क्या पड़ता है, अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ट्रेड जो है, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करके कलेक्ट करके रखती है, उसे दूसरे ट्रेड पार्टनर्स के साथ कैसे भी किसी न किसी तरीके से शेयर करना पड़ता है। दिस में फर्दर एक्सपोज पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है एक ट्रेड पार्टनर जो है दूसरे ट्रेड पार्टनर को, तो अपने इन्फॉर्मेशंस को वो एक्सपोज करता है, खोल देता है दूसरे ट्रेड पार्टनर के लिए। टू डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स दैन कैन लीड टू इंसिडेंट दैट डिस्टर्ब द अवेलेबिलिटी। तो इस प्रकार से हम अगर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो इसकी वजह से कई जो डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, है ना, वह हमारे जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटीग्रिटी है, और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो ऐसे इन्फॉर्मेशन जिनको सिर्फ हम ही रखना चाहते हैं, दूसरे के लिए
उसे छुपाना चाहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर कॉन्फिडेंशियल है भैया जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो जो ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस है ना, वह प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को और ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी को, एकता को प्रभावित कर सकते हैं, और जिससे इकोनॉमिक और जो सोशल जो एक्टिविटी हमारा वो प्रभावित हो सकता है। और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट है ना, उसकी जो बोला जाए संपत्ति है ना, उसका जो रेपुटेशन है समाज में, और कई प्रकार के जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वह प्रभावित हो सकते हैं, है ना। सीधा सीधा आज के डेट में देखें ही हम लोग बिजनेस में कंपटीशन कितना महत्व रखता है। तो इस तरीके से हम यदि इंफॉर्मेशन से लीक होते रहें तो बिजनेस का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्रभावित होता है। और एक तरीके से एक जो बिज़नेस होता है ना, एक बिज़नेस का जो एक ट्रेड पार्टनर है, वो बिज़नेस होल्डर है, वो अपने डेटा है ना, अपने डेटा को सप्लायर के साथ में, कस्टमर के साथ में शेयर करता है, जिसकी वजह से जो है ना सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकता है ना। तो ये सारे लॉसेस हैं। इफ़ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंसर्न दे कुड अंडरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। कई प्रकार के जो सर्विसेज हैं है ना, उनको अगर मान के चलिए कोई मैं बिज़नेस रन करता हूँ और मेरे बिज़नेस का कोई कॉम्पिटिटर है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रभावित हो गए, है ना। सप्लायर को मैंने कौन से सप्लायर को मैंने ऑर्डर किया है, तो इस तरीके से और मेरा जो विरोधी है ना, वो सप्लायर्स के साथ में साठ गांठ करके जो मुझ तक जो प्रोडक्ट जो है ऑन टाइम पहुंचना चाहिए उसको प्रभावित कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप में टारगेट वैल्यूएबल एसेट्स, और ये जितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप हैं ऐसे इन्फॉर्मेशंस को पाते हुए हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है ना, उनकी जो संपत्ति है उसको वो प्रभावित करते हैं, उस पर ही अटैक करते हैं। एंड एज इनोवेशन बिकम मोर डिजिटल, इंडस्ट्रियल डिजिटल espionage is also likely to further rise. In some cases, the motive may be political or attacks may be designed to damage an organization or an economy. तो इस तरीके से जो डिजिटल अटैक होते हैं वो पॉलिटिकल्स हो सकते हैं, है ना, राजनीतिक, हमको या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम्स हैं वो बढ़ने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक ट्रेड पार्टनर जो है ना, दूसरे ट्रेड पार्टनर के साथ में डेटा को ओपन कर रहा है, इस वजह से ऐसे कई केसेस अकर हो रहे हैं। इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ डेटा ब्रीचेस। देखिए जो पर्सनल, जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, अपने पर्सनल डिटेल को मैं शेयर करता हूँ उस ई कॉमर्स स्टोर के साथ में, तो डेटा ब्रीचेस का अर्थ होता है पर्सनल डेटा को लीक करना। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। वेयर डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड इज शेयर्ड, पर्सनल डेटा ब्रीचेस आर मोर लाइकली टू अकर। भाई ई कॉमर्स स्टोर या तो फिर ये जितने हमारे जो डेटा जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, ट्रेड पार्टनर्स होते हैं, वो पर्सनल डेटा को शेयर करते हैं। They will not only cause harm because of the privacy violation of the individual whose personal data have been breached। अब एक मान के चलिए मैं अपना पर्सनल डेटा जो है वो शेयर करता हूँ किसी ट्रेड के साथ में, तो भाई अगर तो मेरी जो प्राइवेसी अगर वो शेयर कर देती किसी और को, है ना, तो मुझे तो मेरा तो प्राइवेसी वायलेट हो रहा है ना, मेरी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर खतरे में आ सकता है। They can also cause significant economic losses to the business affected, including loss of competitiveness and reputation। तो इस तरीके से वह ट्रेड ना चाहते हुए भी उसका डेटा जो है वो ब्रीच हो जाती है, शेयर हो जाती है, तो मैं फिर केस कर सकता हूँ मेरे इस टाइप के डेटा जो है कैसे हुए। तो उस जिस बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर के साथ में मैंने संपर्क साधा था, है ना, उसके रेपुटेशन को
उसको कई तरीके के लॉस भी हो सकते हैं। अगला है द वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर इंटरेस्ट्स। तो हमारा जो प्राइवेसी है ना, जब ये ट्रेड पार्टनर्स हैं आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते हैं, तो हमारी जो प्राइवेसी है, हमारा जो कहा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब बौद्धिक हमारा जो इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, और कई प्रकार के जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उनका सब यहाँ पर वायोलेशन होता है। द रिस्क ऑफ एनहेंस्ड एक्सेस एंड शेयरिंग गो बियॉन्ड डिजिटल सिक्योरिटी एंड पर्सनल डेटा ब्रीचेस। भाई ये ट्रेड पार्टनर्स जब अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं, हमें डिजिटल सिक्योरिटी का तो डर है ही, पर्सनल डाटा का ब्रीच मतलब लीकिंग होना, ये तो डर है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर होता है ना, हमारे प्राइवेसी का, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस होने का। दे इंक्लूड मोस्ट नोटेबली रिस्क ऑफ वायलेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एंड सोशल एग्रीड टर्म्स ऑफ डेटा रीयूज। अब जैसे कि कई प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, कि कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे मैं व्हाट्सअप को इंस्टॉल करता हूँ तो भाई और या किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके हम पर्सनल डेटा या आपके इमेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको बिना सोचे समझे यस एग्री कर देते हैं। उसी प्रकार से कई प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं, और वह है ना एक बिजनेस जो ई कॉमर्स स्टोर है वो हमसे करती है, लेकिन वह हमारे उन डेटा को यदि किसी अपने ट्रेड पार्टनर को शेयर कर देते हैं, तो उससे हमारे ये जो एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसका भी वायलेशन होता है। दिस इज़ ट्रू इन रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, their concern, their privacy expectation, but also in respect to organization and their contractual agreements with third parties and the protection of their commercial interest। तो इस तरीके से है ना, हमारा अगर कोई ट्रेड पार्टनर जो है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे ट्रेड पार्टनर्स के साथ में शेयर करती है, तो हमारे साथ जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को वो कैसे रीयूज़ करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है, उसको वो तोड़ रहे होते हैं एक तरीके से। और कई प्रकार के है ना कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, है ना अपने फ़ायदे के लिए, है ना ये ट्रेड जो कंपनीज होती हैं इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। वायलेशन ऑफ एग्रीड टर्म्स एंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इन डेटा रीयूज, even where individual and organization agree on consent to specific terms for data sharing and data reuse। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कई प्रकार के एग्रीमेंट्स करते हैं कि वो किस तरीके से डेटा की शेयरिंग करेंगे या डेटा को रीयूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग द पर्पस फॉर विच द डेटा शुड बी रीयूज्ड, है ना। वह कई प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं कि किस पर्पस से उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को वो रीयूज़ करेंगे। दे रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रिस्क दैट अ थर्ड पार्टी में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यूज़ द डेटा डिफरेंटली। भाई हम किसी बिजनेस वालों के साथ में कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हमसे तो एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे डेटा को वह सिर्फ कौन कौन से पर्पस से यूज़ करेंगे, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो उन डेटा को स्टील कर लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं। The case of Cambridge Analytica discussed above illustrate this risk. Personal data of Facebook users was used not for academic purpose as some users had constrained to, but for a commercial motivated political campaign. And this although Facebook explicitly prohibits data to be sold or transferred to any ad networks, data broker or अदर एडवर्टीजमेंट मैंशनड रिलेटिव सर्विसेज। जैसे कि एग्जांपल है, फेसबुक ने है ना शुरू में क्या किया था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को, है ना, किसी एजुकेशन सेंटर वाले को, कोचिंग सेंटर वालों को, या तो किसी पॉलिटिकल प्रचार के लिए उन लोगों ने यूज़र के पर्सनल डेटा को बेच दिया था, है ना।
तो उसके बाद केस हुए होंगे, है ना, उस फेसबुक वालों पर। उसके बाद ये सब चीज़ बंद हुआ है और फिर यह उनके लिए लीगल एक कानून बना कि भाई आप किसी किसी बिजनेस या किसी एड कंपनी को डेटा को आप सेल नहीं करेंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा एंड द रोल ऑफ कंसेंट। तो डेटा को अगर मान के चलिए, है ना, अगर एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वह एक किसी पर्सनल कस्टमर का जो डेटा है वो लीक आउट हो जाता है, तो वो उस फिर प्राइवेसी को, है ना, उस कस्टमर के प्राइवेसी को उसे संभाल पाना इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक बार डेटा लीक होता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो कहाँ से कहाँ तक और कितने प्लेटफॉर्म से हो करके लीक आउट हो जाती है। तो ये सारे रिस्क होते हैं जब कोई ट्रेड कंपनी जो है अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ में अपने पर्सनल या कस्टमर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को शेयर करती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वो सारा कुछ समझा जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।